हेलो एवरीवन, मैं हूं पटेल सर। और आज हम क्लास 6 बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय 2 का जो लेसन है, इसका नाम है हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। इसके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं। पर्यावरण की अगर परिभाषा देखें तो हम बहुत पहले से ही पढ़ते आए हैं। अगर इसकी परिभाषा देखें तो वो क्या है, बहुत ही सरल सा परिभाषा है कि हमारे चारों ओर के वातावरण को पर्यावरण कहा जाता है। अब इस परिभाषा को और थोड़ी सी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारे चारों ओर क्या क्या है। तो अगर हम देखें तो हमारे चारों सभी पेड़ पौधे हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं। इसके अलावा हमारे चारों ओर जितने भी जीव जंतु हैं, सभी जीव जंतु, सभी पेड़ पौधे। इसके अलावा हमारे चारों ओर नदी है, तालाब है, पहाड़ है, पर्वत है, खेत है, खलिहान है, मिट्टी है, हवा है, सूर्य का प्रकाश है, घर है, मकान है, सड़क है। ये सभी हमारे चारों ओर पाए जाते हैं। तो इसका मतलब पर्यावरण की परिभाषा को अगर हम देखें तो ये विस्तृत, अगर विशाल और अच्छी गहराई से अगर इसकी परिभाषा को अगर हम समझें तो हमारे चारों ओर पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु, मिट्टी, प्रकाश, हवा, सूर्य का प्रकाश, नदी, तालाब, पर्वत, है ना, इन सभी से मिलके हमारा पर्यावरण बना है। तो ये है पर्यावरण की एक अलग परिभाषा। थोड़ी सी गहराई की समझ में हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पर्यावरण के घटकों के बारे में। तो जैसे परिभाषा से ही हमको समझ में आ जाता है, अगर हम ध्यान से देखें और समझें तो पर्यावरण के 2 घटक होते हैं। पहला जो घटक है उसे कहते हैं सजीव घटक, जिसके अंतर्गत सभी पेड़ पौधे को शामिल किया गया है। जितने भी पेड़ पौधे हैं, चाहे वो छोटी सी छोटी घास हो या काई हो या बड़ा सा बड़ा बरगद का वृक्ष हो, इन सभी को हम पेड़ पौधे के रूप श्रेणी में मानते हैं, जो कि सजीव होते हैं। दूसरा है सभी जंतुएं। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं और जितने भी जंतुएं हैं, चाहे छोटी सी छोटी चींटी हो या जू हो या बड़े से बड़ा हाथी हो या ब्लू व्हेल हो, इन सभी को सजीव घटक कहा गया है। यानी कि जितने भी सजीव हैं वो सब सजीव घटक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो भाग है उसे कहते हैं निर्जीव घटक, यानी कि जिसमें जो सजीव नहीं है वो निर्जीव कहलाते हैं। इसकी परिभाषा आपने क्लास 6 में पढ़े हैं। तो इसमें है हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, नदी, तालाब, पहाड़, ये सब जो है निर्जीव घटक के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से एक और उसमें शामिल कर दिया जाता है। अगर और इसको डीप से, गहराई से अगर हम समझें तो मानवीकृत घटक, यानी कि अभी तक जो सजीव घटक और निर्जीव घटक ये तो प्राकृतिक हैं, जिसको हमने नहीं बनाया है, लेकिन कुछ ऐसे भी घटक हैं जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करता है, चाहे सकारात्मक प्रभाव हो या नकारात्मक प्रभाव हो। तो उसमें मानवीकृत घटक के रूप में भी हम उसको और डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमारा सड़क हो गया, घर हो गया, पुल हो गया, बांध हो गया, फैक्ट्री होगी, तो इन सभी को मानवीकृत घटक कहते हैं। इसके अलावा जो मनुष्य जो है विभिन्न प्रकार के अलग अलग समाज का निर्माण किया है, तो वो भी एक प्रकार के हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। अलग अलग समाज, अलग धर्म, समुदाय, ये सब भी हमारे पर्यावरण का एक अहम हिस्सा है। तो ये थी पर्यावरण की एक गहरी समझ। अगर हम इसी को और आगे अब बात करते हैं, पर्यावरण में अगर हम देखें तो थोड़ी सी गहराई समझ के लिए आपने देखा होगा सभी पेड़ पौधे के रंग जो है हरे होते हैं। ज़्यादातर उनकी पत्तियां और छोटे छोटे पेड़ पौधों की तने भी हरे होते हैं। इसका कारण क्या है? अगर हम इसके कारण को ध्यान से देखें तो इनमें हरे जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियों में और जो हरे वाले जो तने भाग हैं उसमें हरित लवक नामक एक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण से पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वो हरी दिखाई देती है। उसी को हरित लवक को पर्णहरिम भी कहा जाता है,
क्लोरोफिल भी कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है। जैसे एक आदमी जो है बहुत सारे निकनेम रखे रहते हैं, उसी प्रकार से इसके 4 नामों से हम इसको जानते हैं। तो ये हरित लवक के कारण से ही पेड़ पौधे की पत्तियां हरी होती है, और इसी के कारण से ही पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे जो है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से अपने लिए भोजन का निर्माण करती है। और न केवल अपने लिए, बल्कि इन्हीं भोजन का इस्तेमाल पृथ्वी के समस्त जीव और जंतु जो है इसी भोजन का इस्तेमाल करते हैं। इस कारण से पेड़ पौधों को उत्पादक कहते हैं, क्योंकि भोजन का निर्माण की जो प्रक्रिया है वो पेड़ पौधों से ही होती है। बाकी कोई भी जीव जंतु भोजन नहीं बना सकता स्वयं से। हम लोग केवल भोजन को पकाते हैं। जैसे मनुष्य लोग दिमाग वाला है तो पका लेता है भाई, बाकी लोगों के पास तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी जानवर को देखे हो कि वो किसी भोजन को, आलू को पका के खा रहा है, या घास को पका के खा रहा है, या मांस को पका के खा रहा है शेर, ऐसा नहीं। तो भोजन निर्माण की जो प्रक्रिया है वो पेड़ पौधों से ही होता है, इसलिए जो निर्माण करता है उसे कहा जाता है उत्पादक, प्रोड्यूसर। और पेड़ पौधों से प्राप्त जो भी भोज्य पदार्थ है उसका उपयोग जो भी अन्य जीव करते हैं, ज़्यादातर जंतु जो है, हम पेड़ पौधों के इस्तेमाल सभी जंतु जो है करते हैं, तो उनको कहा जाता है उपभोक्ता, यानी कि कंज्यूमर। ओके। इसके अलावा अगर इसी को और थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करें तो सभी हरे पेड़ पौधों को स्वपोषी जीव कहते हैं। स्वपोषी यानी कि अपना पोषण वो स्वयं कर लेते हैं, यानी कि अपने लिए भोजन का निर्माण वो स्वयं कर लेते हैं। ऐसे जीवों को स्वपोषी जीव कहते हैं। और वे जीव जो अपना भोजन किसी अन्य दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को परपोषी जीव कहते हैं। तो स्वपोषी जीव में सभी हरे पेड़ पौधे, जिसमें छोटी सी छोटी घास भी आती है, काई भी आती है, तो इन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये जो है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं परपोषी जीव। तो परपोषी जीव जो दूसरे से जो प्राप्त करते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। उनके जो पोषण है, शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव और सर्वाहारी जीव। तो नाम से ही स्पष्ट है, शाकाहारी। शाक यानी कि पेड़ पौधे से प्राप्त जो भी फल, फूल, पत्ती, उनके पेड़ के जो भी भाग हैं, चाहे वो जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, फल हो, फूल हो, बीज हो, उनको अपने भोजन के रूप में जो भी जीव ग्रहण करते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। केवल इसके अलावा और कोई दूसरा अन्य पदार्थ का सेवन वो ना करे, तो ऐसे जीवों को कहेंगे शाकाहारी जीव। तो अगर हम इनके एग्जाम्पल देखें ऐसे जीवों के, तो आप देखते हैं गाय है, बिल्कुल भी किसी भी अन्य जीव जंतु का सेवन नहीं करती, केवल और केवल पेड़ पौधे से प्राप्त घास फूस फल का ही सेवन वो अपने भोजन में ग्रहण करती है। इसके अलावा बकरी है, घोड़ा है, भेड़ है, हाथी है, ये सभी जो है शाकाहारी जीव कहलाते हैं। अब दूसरा हम बात करते हैं मांसाहारी जीव। तो मांसाहारी जीव जैसे नाम से है, जो अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए केवल और केवल मांस का ही इस्तेमाल करे, ऐसे जीवों को मांसाहारी जीव कहते हैं। जैसे कि शेर हो गया, शेर केवल और केवल मांस ही खाता है, इसके अलावा अन्य कोई भी पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तुओं का इस्तेमाल अपने भोजन में नहीं करता। इसके अलावा हम देखें चीता है, लोमड़ी है, सांप है। ठीक है। तो ये सभी जीव जो क्या कहलाएंगे, मांसाहारी जीव कहलाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सर्वाहारी जीव, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में ओमनीवोरस। तो ये जो जीव है वो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है, यानी कि वो दोनों का सेवन करता है। यानी कि समय अनुसार वो शाक का भी सेवन कर सकता है, समय अनुसार मांस का भी सेवन कर सकता है अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के रूप में। तो इसमें अगर हम देखें तो कुत्ते हैं, कुत्ते को आपने देखा होगा दूध पीते हुए भी देखे होंगे, रोटी खाते हुए भी देखे होंगे। इसके अलावा वो मांस को भी खा लेता है। आपके घर में रहा होगा तो आपने देखा होगा, है ना, किसी जानवर को खाते हुए देखे होंगे। उसके अलावा बिल्ली को भी आपने देखा होगा, दूध भी पी लेती है, रोटी भी खा लेती है। इसके अलावा घर में मछली बनती है तो भी आपके पास आ जाता है हड्डी खाने के लिए, है ना। तो कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, इसके अलावा
कौवा आप देखे हो, पक्षी देखे हो, ये भी दोनों का सेवन करता है। तो बहुत सारी पक्षियाँ जो है वो कीड़े मकोड़ों को भी खा जाती है और पेड़ पौधों के फलों को, रस को, इनका भी सेवन वो करती है। तो इस प्रकार से इस परिभाषा के आधार पे हम समझ सकते हैं शाकाहारी जो केवल और केवल पेड़ पौधों से प्राप्त चीज़ों का सेवन करे उसको हम शाकाहारी जीव कहेंगे। मांसाहारी जो केवल और केवल मांस का ही इस्तेमाल अपने भोजन के रूप में करे उसको मांसाहारी जीव कहेंगे। और सर्वाहारी जो शाक और मांस दोनों का इस्तेमाल अपने भोजन में करता है उन्हें हम सर्वाहारी जीव कहते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगले हम चैप्टर में खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।